May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. मीडियम आपका इंग्लिश है हिंदी है? Hindi, sir. हिंदी। Yes, sir. मीन्स इंग्लिश मिलता है। Yes, sir. तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आप? नहीं, sir. हरियाणा. हरियाणा। और ये इंटरव्यू पहला है आपका या पहले दिया है? सर पहला इंटरव्यू में जाइए. कहीं काम कर रहे हैं आप अभी? नहीं सर, एक्चुअली मैं अभी सिलेक्शन हुआ है सर मेरा उत्तर प्रदेश सेवा आयोग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे सर. अच्छा अच्छा। Yes, sir. ऑलरेडी सेट। यस सर. वेरी गुड। अच्छा अंकित, मुझे ये बताइए कि 2015 में ऐसा क्या हो गया जिससे हमने योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बना दिया, और 15 के बाद नीति आयोग का परफॉर्मेंस क्या रहा अभी तक? सर 2015 के बाद सर जो हमने जो योजना आयोग का नाम सर बदल के नीति आयोग रख दिया सर. नीति आयोग के आने के बाद सर जो हमारी पॉलिसी फॉर्मेशन में सर जो टॉप डाउन अप्रोच की जगह सर बॉटम अप अप्रोच लेके आए हैं. इसमें सर हम स्टेट्स के विभिन्न स्टेट्स हैं सर, उनसे कंसल्टेशन करते हैं. और सिर्फ हम सर नीति आयोग का काम ये नहीं कि हम उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि ग्रांट्स या फिर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी सहायता करता है सर. और उसके बाद सर उसका मतलब प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता है. यस सर. और हमने नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच. यस सर. बॉटम. क्या ऐसा माना जाए कि भारत की जो पॉलिसी डिजाइन थी वो पहले दिन से फॉल्टी रही अंटिल 2015? नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पॉलिसी थी सर भारत की पहले दिन से फॉल्टी रही है. क्योंकि जो सर उस टाइम पे हमें सर जो एक केंद्रीकृत नीति नियोजन की आवश्यकता थी सर, जो सेंट्रलाइज प्लानिंग की आवश्यकता थी, जो उस समय की सिचुएशन थी सर, उसके अकॉर्डिंग हमने सर प्लानिंग कमीशन को सर गठित किया था सर. ये बहुत दिनों तक हमने वेट नहीं किया इसका, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, स्पेशली व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड लिबरलाइजेशन. सर लिबरलाइजेशन के बाद से सर प्लानिंग कमीशन का जो काम है सर उसमें बदलाव आया था सर, परिवर्तन आया था. लेकिन ऐसा मेरे को नहीं लगता कि सर हमने काफ़ी देरी कर दी नीति आयोग को लाने में. बट नीति आयोग के आने के बाद से सर जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है या फिर जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का एरिया सर वो एक स्ट्रीमलाइन हो गया है सर. अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में कैसे रिलेशनशिप है? सर ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है सर. मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग है सर, जैसे हम कश्मीर या कहीं और का इशू देखते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है सर, उससे जो टेररिस्ट है सर वो अपने एक्टिविटीज़ को सर फाइनेंस करते हैं. क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग और कैसे जुड़ती है आतंकवाद से? सर मनी लॉन्ड्रिंग सर जो हवाले के जरिए जो पैसा आता है सर, जो पैसा हम भेजते हैं या अपने देश में आता है सर हवाले के जरिए सर, जो टैक्स इवेजन होता है सर वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए होता है सर. और जो ये सर अनडिटेक्टेड रहती है सर, जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे सर ये अनडिटेक्टेड मनी रहते हैं, जिसका सर सोर्स ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है. और उसका सर डायरेक्ट इम्पैक्ट जो सर टेरर फाइनेंसिंग में सर पड़ता है सर, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग सर एक टेरर. रोकने के लिए क्या उपाय हैं भारत में? सर विभिन्न कानून बनाए गए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया है, या फिर हमने सर एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सर गठन किया सर उसको रोकने के लिए. कई बार ऐसा कहा गया है कि चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग को हमने हमेशा सेकेंडरी क्राइम माना है, इसलिए उस पर रोक लगा पाने में समस्या रही है भारत में. डू यू एग्री? सहमत हैं? सेकेंडरी क्राइम समझा आपने? नो सर, मैं सॉरी. मान लिया हमने आतंकवादियों को पकड़ा और ये देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, तो हमने आतंकवाद को फोकस कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं किया. नहीं सर, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि हमने सर इसमें हम विफल रहे हैं सर. अब जैसे जम्मू कश्मीर में जितनी आतंकवादी गतिविधियाँ हुई हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट आए हैं सर, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सर अच्छा काम किया और कुछ कदम उसको जो मनी लॉन्ड्रिंग को नकेल कसने के लिए सर कदम भी उठाए गए हैं सर. थैंक यू सर. अंकित, गज़ल सुनना हॉबी है? यस सर. फेवरेट गज़ल गायक कौन है? सर श्री जगजीत सिंह सर. जगजीत सिंह. अच्छा, इसका व्यक्तित्व पर कुछ प्रभाव पड़ता है? सर मेरा मानना है इसका व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, और जो कंपैशन है सर, सिंपैथी है सर, एम्पैथी है सर, उसका क्रिएशन होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से सर उसका जनरेशन होता है सर. अच्छा, आपने पुलिस सर्विसेज ऑप्ट नहीं किया है? यस सर. कोई कारण, विशेष कारण? सर मैं मेडिकल अनफिट हूँ. अच्छा, मेडिकली अनफिट है. और ऑप्शनल हिस्ट्री है? यस सर. और ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स थे?
सर ग्रेजुएशन सर मैंने बीएससी फिजिकल साइंस से किया है सर। उसमें सर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी इत्यादि सब्जेक्ट पढ़े हैं सर। ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स साइंस है या आर्ट्स है? सर मैथमेटिक्स एक साइंस है सर। साइंस है, क्या कारण है? सर इसमें ऑब्जेक्टिविटी क्राइटेरिया को सर हम फॉलो करते हैं सर। अगर हमने कोई भी प्रूफ है कोई या फिर कोई भी रूल है सर, हम उसको जब तक उसको सत्य नहीं मानते, जब तक उसको हम किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर सर हम उसको परख ना ले सर। अच्छा, लेकिन जैसे ज्योमेट्रिकल फार्मूला वगैरह जो होते हैं ये तो फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, यस सर। तो इसको तो कोई फॉल्सिफाई नहीं कर सकता है। और साइंटिफिक थियरी का एक बेंचमार्क होता है कि समथिंग विच इज ओपन टू बी फॉल्सिफाइड इज अ साइंटिफिक थियरी। यस सर। तो मैथमेटिक्स उस लिहाज से एक साइंस जैसा लगता है। सॉरी सर, मैं अभी अच्छा, ठीक है। सेक्स और जेंडर में क्या फ़र्क है? सर सेक्स होता है जो बर्थ पे जो किसी इंसान को साइन होता है सर, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर होता है सर। और जेंडर सर जो एक सोसाइटी की क्रिएशन है सर। सोसाइटी का क्रिएशन Yes. है। जैसे हम कहते हैं मेन विमेन, यस ये सेक्स है या जेंडर है? सर, ये जेंडर है। जेंडर है। तो सेक्सुअल इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी में फ़र्क होना चाहिए। सर फ़र्क इसका मेरे जहाँ तक मेरे इसमें सर ज्ञान है, उसमें सर यही है कि जो बर्थ पे जो साइन होता है सर वो एक सेक्स से संबंध सेक्सुअल इक्वालिटी है, और जो सोसाइटी जो क्रिएट करती है सर एक, उसको हम जेंडर इक्वालिटी के उसमें। सिटीजनशिप के बारे में सुना है? यस सर। सिटीजनशिप एक्ट यस सर। क्या है? सर सिटीजनशिप एक्ट स्टार्टिंग में सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ सर तब आया था। ये जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में जो भारत के नागरिकों को सर जो भारतीय नागरिकता के लिए सर क्वालिफाई होते हैं सर, उनके लिए उसमें कुछ प्रावधान है सर। क्या प्रावधान है? सर मे आई टेक ए गैस? हाँ। सर उसमें कुछ रहने की कंडीशन है कि कोई इंसान एक कट ऑफ बेंचमार्क है, अगर उतने साल तक इंडिया में रहता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा सर। या फिर वो उसका बर्थ है सर इंडिया में हुआ हो, जो नेचुरल जो हम बोलते हैं नेचुरलाइज सिटीजनशिप ड्यू टू बर्थ सर, या फिर नेचुरलाइज्ड जो होता है सर बाय नेचुरलाइजेशन से भी हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं सर। अच्छा, ये इन्वायरमेंटल सिटीजनशिप का नाम सुना है कभी? सॉरी सर, नहीं सुना है। इन्वायरमेंट सुना है? यस सर। आपने तो बायोलॉजी भी पढ़ा है? यस सर। बॉटनी भी पढ़ा है? यस सर। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में क्या फ़र्क है? सर इन्वायरमेंट सर जो हमारे आसपास का पर्यावरण है सर, जितना भी है सर उसका है सर, उसको हम इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। और इकोलॉजी सर जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में आपस में जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है सर, उसको हम इकोलॉजी बोल सकते हैं सर। श्योर? यस सर। या इसका कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल है? सॉरी सर, इतना। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे यस सर। कि अभी आप बात कर रहे थे सिटीजनशिप पर, एक कंसेप्ट आया था बहुत विवादास्पद एनआरसी यस सर। असम में, और नॉर्थ ईस्ट में एक और कॉन्सेप्ट है इनर लाइन परमिट। यस सर। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस इनर लाइन परमिट? सर जो इनर लाइन परमिट है सर, जो वहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्य हैं सर, जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में सर, जो उनकी लोकल कस्टम है या फिर लोकल जो संस्कृति है सर, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसको लेके आए थे सर, ताकि आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो सके सर। ये 19 का उल्लंघन है? सर मेरे को लगता है ये 19 का उल्लंघन है, आर्टिकल 19 का, क्योंकि आर्टिकल 19 अपने आप में पूर्ण नहीं है सर, एब्सोल्यूट नहीं है सर, वो भी पार्शियल है सर। उल्लंघन नहीं है? यस सर। कहीं उसका मेंशन है कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा? सर जो राइट टू मूवमेंट है सर आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ प्रावधान है जिनके आधार पर सर हम इसको एब्सोल्यूट नहीं मान सकते सर। अच्छा, तो ऐसा ये जो परमिट है ये केवल भारतीयों के लिए है या विदेशी जो आते हैं उनके लिए भी कुछ है ऐसी व्यवस्था? सर ये आई थिंक दोनों के लिए है सर, विदेशियों के लिए और भारतीयों के लिए सर। उसको भी इनर लाइन परमिट ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं? सर उसका सर एग्जैक्ट मैं नाम याद नहीं कर पा रहा सर, विदेशियों के लिए। थैंक यू सर। अंकित, क्रिकेट आप मतलब हाल फिलहाल के क्रिकेट आंकड़ों के बारे में जानते हैं या पहले के क्रिकेटर के बारे में भी जानते हैं?
सर हाल फिलहाल के बारे में जानता हूँ और पहले वालों को ज़्यादा मेरे को आई एम नॉट श्योर कि सारा याद है, बट आई थिंक अगर फिर भी अगर क्रिकेट में रुचि है कहा जाए, 5 ऑप्शन दिया जाए, कहा जाए कि भारत के क्रिकेट में इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका है, और नाम अगर सुनील गावस्कर से शुरू किया जाए, कपिल देव, और फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर के बाद धोनी, और उसके बाद फिर अभी विराट कोहली, यही पांचों में अगर आपको निर्णय लेना है कि सर्वश्रेष्ठ इन टर्म्स ऑफ जिन्होंने क्रिकेट को दिया है, किसका होगा? सर मैं MS धोनी के साथ जाऊंगा सर। धोनी को साथ जाएंगे, कोई विशेष कारण? सर जो MS धोनी ने जो 3 विश्व को टूर्नामेंट जीते हैं सर, T20 ट्रॉफी 2007 में जीती अच्छा। सर, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती सर, और उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप। कपिल देव आपके हरियाणा के हैं, यस सर। और वो शिफ्टिंग माना जाता है क्रिकेट और वनडे के बीच में 83 वर्ल्ड कप से, यस सर। वो भी एक कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है ना? हाँ सर, कंट्रीब्यूशन। अच्छा चलिए, हरियाणा में खाप पंचायत की बड़ी शिकायतें होती हैं, यस सर। हम हरियाणा में कई साल रहे हैं। यस सर। अब हमको ये बताएं कि खाप पंचायत की विशेषताएं क्या क्या है? सर खाप पंचायत है सर जो ये एक वर्ण जो गोत्र आधारित भी हो सकती है और ये कास्ट आधारित भी हो सकती है सर। नहीं, हम उसके गुणों को बताएं। अवगुण तो बहुत है Yes, या sir. कोई गुण है ही नहीं? सॉरी सर, मैं इफ यू फायदे हैं क्या? सर जो उसका सोशल कुछ पर्पज वो जो सर्व करते हैं सर, जैसे फीमेल फोर्टिसाइड के सर वो अगेंस्ट काम करते हैं सर, और या फिर जैसे हमने अभी देखा जो कुश्ती में जो इशू चल रहा था सेक्सुअल हरासमेंट का फीमेल रेसलर का, तो उन्होंने ओपन में आके सपोर्ट किया सर, जो हमारे जो फीमेल रेसलर थे सर उनको सपोर्ट किया सर। और जो दहेज डावरी से रिलेटेड है सर, उन्होंने उसके प्रतिबंध की तरफ भी कुछ काम किया सर। अच्छा, ये तो है ना कुछ। यस सर, ये कुछ बोल सकते हैं सर। अच्छा ये बताएं कि अब विदेश नीति की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जो मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ पर रामायण और महाभारत का मंचन होता है, यस सर। नाम भी लोग गीता, सीता, रीता, क्या कारण है भाई? ये कौन सा, और बगल में तो पाकिस्तान है जो इतना सब भारत विरोधी नाम रखता है, यस सर। यहाँ के संस्कृति के विरोध, वहाँ पर तो भारतीय संस्कृति का ही नाम का परचम, क्या उसका कोई कारण है? सर उसका एक प्रमुख कारण ये है सर, कल्चरल डिफ्यूजन सर, जो Oh. हमारे बाय ट्रेड रूट्स जो साउथ इंडियन रूलर्स थे सर, जो उन्होंने ट्रेड कंटेक्ट इस्टेब्लिश किए सर, उसके साथ सर जो आदमियों का सर वहाँ से आना जाना भी संबंध बना सर, जिसके किस काल में? सर अगर मैं याद करूँ तो जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, पूर्व मध्यकालीन भारत में वो रिलेशन कोई अच्छे पर्टिकुलर रिजीम का नाम बताएंगे? सर चोला साम्राज्य के टाइम। चोला साम्राज्य, बिल्कुल सही। चलिए ये बताइए कि स्टेट्समैन, अंग्रेजी में एक शब्द है स्टेट्समैन और एक है पॉलिटिशियन, यस सर। दोनों के बीच में अंतर है? सर स्टेट्समैन ये बोल सकते हैं कि एक जो लीडरशिप के एरिया में जो सर वो ज़्यादा है सर। अच्छा, मॉरल या फिर जो मॉरल उसका एक बैकग्राउंड है सर, मोरलिटी या नोबेलिटी का सर। और जो पॉलिटिशियन है सर, आई थिंक दे आर अपॉर्चुनिस्टिक इन तो ये बताएं कि प्रधानमंत्री को किस कैटेगरी में खड़ा करेंगे? सर स्टेट्समैन। तो पॉलिटिशियन वो भी तो है। सर पॉलिटिशियन एक इनर सर्कल हो गया सर, स्टेट्समैन का इनर सर्कल में है सर। अच्छा, सबसेट सर। ये बताएं अंकित कि पाकिस्तान के संदर्भ में इतिहास में कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यस सर। शिमला समझौते में पाकिस्तान ने समर्पण किया था, कहा था कि अब भारत से नहीं लड़ेंगे, कान पकड़ते हैं। यस सर। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सीख लिया, अब नहीं लड़ेंगे। यस सर। क्या माने कि ये हाथी, ये जो दिखावटी आंसू है, घड़ियाली आंसू है, या सचमुच में हृदय परिवर्तन पाकिस्तान का हो गया? सर जो वहाँ पे जो आंतरिक स्थिति है सर, उसके हिसाब से लग रहा है कि जो वहाँ के राजनेता हैं या जो पॉलिटिशियन है सर, दे वांट टू बी एट पीस विद इंडिया, बट ड्यू टू डीप स्टेट नेचर ऑफ पाकिस्तान सर, जो वहाँ पे ISI है, जो आर्मी है सर, मेरे को लगता है कि सर जो उनकी नीति है सफल होने देंगे, क्योंकि दे वांट टू कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, देयर कंट्री। अच्छा, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, ये केवल
सर मैं पॉलिटिशियन जो है उनके उसमें बोल सकता हूँ। अच्छा, अंतिम हरियाणा के आप हैं, हरियाणा में बहुत कुछ बदला है। हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन जब चला 60s और 70s के, पंजाब बहुत धनी था। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करें आप, ये सामाजिक और आर्थिक, तो पंजाब कई कोसों आगे था हरियाणा से। लेकिन पिछले 2-3 दशक से हर मायने में हरियाणा पंजाब से आगे है। यस सर। कौन कौन से कारण आपको नजर आते हैं जिसके कारण से हरियाणा लगातार निरंतर समृद्ध बनता गया और पंजाब को पीछे छोड़ता गया? सर एक तो जो मेरे को एक प्रमुख कारण नज़र आता है इंटरनल सिक्योरिटी का सर, जो पिछले 2-3-4 दशक से देखें तो सर पंजाब में सर जो इंटरनल सिक्योरिटी का एक इशू है सर। दूसरा सर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर, पंजाब में उस हद तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं आ पाया जैसे हरियाणा में है। आप हम गुड़गांव या फरीदाबाद की बात कर सकते हैं सर। और सर तीसरा सर ड्रग अब्यूज़ का एक इशू है सर, जो हरियाणा अभी तक उससे अछूत रहा है सर, बट अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें वो काफ़ी हद तक फैला हुआ है सर। दिल्ली से नज़दीकी होना भी हरियाणा को समृद्ध बनाने में सहायक रहा है। यस सर, शायद। ठीक है, थैंक यू सर। ये अंकित, अब आपने एनआरसी के बारे में नहीं बताया। उन्होंने पूछा था आपसे एनआरसी के बारे में, तो एनआरसी आपने नहीं बताया। एनआरसी बता सकेंगे? ये सर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है सर, जो असम गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है सर। ये जो उन्होंने एक कट ऑफ डेट सर डिसाइड किया है 1971, 24 मार्च 1971। वो अगर उससे पहले कोई असम स्टेट का नागरिक था सर, चाहे वो बांग्लादेश से माइग्रेट हुआ या नहीं हुआ है, तो उसको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी सर। बट अगर उसके बाद सर जो 24 मार्च 1971 के बाद अगर कोई आया है तो उसको सर सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और इसमें सर एक वोटिंग का भी कुछ इशू था सर कि किसको वोटिंग राइट मिलेंगे और किसको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे सर। एक चीज़ बताएं, ये जो आसाम के क्षेत्र में जो स्पेशल ये डेट, कट ऑफ डेट दिया गया है, पूरा इंडिया के लिए क्या डेट है? सॉरी सर, याद नहीं मेरी। 51 है, 49, 51 है मोस्ट लाइकली, 51 जो है। तो ये जो 2 डेट दिया गया है, ये वायलेटिव नहीं है कि आप कंट्री में एक पार्ट के लिए आपने एक डेट रखा, दूसरे पार्ट के लिए दूसरा डेट रखा? सर उस समय की जो सिचुएशन थी सर, उसके आधार पर सर ऐसा डेट रखा है। जो हमने 71 जो डेट रखा है उसका सर एक मेजर कारण था जो सर लिबरेशन वार जो बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ, जो उसके बाद से जो सर इन्फ्लक्स हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सर वो डेट आई थिंक अलग रखा गया सर। तो अभी जो एनआरसी के बाद जो है एक अमेंडमेंट आई थी, पास हो गई ना बिल? वो तो हाँ, वो पास हो गई। वो क्या अमेंडमेंट है? सॉरी सर, नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट में जो Amendment Act अमेंडमेंट आई थी, 1990, जिसमें कि yes, काफी कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे प्रॉब्लम आई पूरे देश में, उसके बारे में कुछ पता है? यस सर। क्या है? सर उसके बारे में सर जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सर जो भी माइनॉरिटी आएंगे, जैसे हिंदू, सिख या क्रिश्चियन या 1-2 और धर्म की अगर हम बात करें, तो उनको सर बुद्धिस्ट है सर, उसको सर हम इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे सर, एक्सेप्ट मुस्लिम सर। इसी ग्राउंड पे काफी कंट्रोवर्सी में रहा, लेकिन ये बिल पास हो गया, यस सर। लॉ हो चुका है। अच्छा ये बताएं, जो हमारे जो फ्रीडम, जो राइट टू फ्रीडम है, ये हमारे, ये राइट टू क्या फ्रीडम होते हैं ना, ये हमारे जो फॉरेनर्स है उनको अवेलेबल है कि नहीं? यस, राइट टू फ्रीडम सर। उसमें क्या क्या राइट है जो इनको अवेलेबल नहीं है, जो नॉर्मल सिटीजन को अवेलेबल है? सर आर्टिकल 15, 16 आर्टिकल, क्या बताया, मतलब आर्टिकल 15 में सर जो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट का है सर, राइट टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वाला सर। आर्टिकल 16 में कुछ इक्वलिटी का है सर, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। और 29 में सर आर्टिकल उसमें अबाउट सर कल्चरल राइट्स हैं सर। ये देश में हमारे नार्कोटिक्स कंट्रोल करने के लिए क्या लॉ है या क्या स्ट्रक्चर, उसके बारे में कुछ आइडिया है? सर लॉ है सर 1985 में सर लॉ आया था सर, जिसके देश में नारकोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए। और सर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन का भी मेरे को, नारकोटिक्स एक डिपार्टमेंट है सर, बट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो एनसीबी, यस एनसीबी, यस इंडिया लेवल पे जो ऑपरेट करती है। यस। और ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या है, कुछ आइडिया है? सर 1993 में सर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आया था सर, और उसी के बाद सर जो स्टेट्स में सर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बने थे सर। दोनों का क्या है
दोनों का वर्किंग अलग अलग है, उनका क्या मैंडेट है, एनएचआरसी क्या मैंडेट है, एचआरसी क्या मैंडेट है, या सेम है? सर दोनों का एनएचआरसी सर जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं, स्टेट एचआरसी होते हैं सर, वो स्टेट लेवल पे काम करते हैं। और जहाँ तक अभी मेरे को याद आ रहा है सर, दोनों का वर्किंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो दोनों सर ह्यूमन राइट के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, या फिर किसी को मुआवजा दिलवाने के लिए, या फिर जो सो मोट एक्शन भी ले सकते हैं सर दोनों। अगर किसी वाद को सर अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देख रहा है, तो उसमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को आवश्यकता नहीं पड़ती कि स्पेशल उस वाद को जाके देखे सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक सर्वेंट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोविजन है, क्या है? सर एग्जैक्ट मेरे को आर्टिकल 311, यस सर, उसके बारे में सुना है आपने? यस सर। क्या है बताएं। सर आर्टिकल 311 है सर, उसमें सर जो इमीडिएट जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है सर किसी सिविल सर्वेंट को सर, उसको वही रिमूव कर सकते हैं। और उसमें भी सर या उससे सीनियर, या उसके सीनियर सर। और अगर उसमें भी उस सिविल सर्वेंट को सर अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाएगा सर, ड्यू प्रोसेस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाएगा सर। थैंक यू सर। यूएस ने अभी हाल फिलहाल में एक बिल पास किया है, वेपनाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू सर्विस। यूनाइटेड स्टेट्स का रेवेन्यू सर्विस को वेपनाइज, उनको आर्म्स देगा। तो इंडिया में हमें ऐसा लॉ लाना चाहिए। मैम रेवेन्यू सर्विस जो इनकम टैक्स हो गया या कस्टम्स हो गए उस तरह के, तो यूएस ने एक बिल पास किया है अभी, जिसमें उन्होंने उनको आर्म करने के लिए बोला है कि दे शुड लाइक पुलिस, उनको भी आर्म्स कैरी करने चाहिए। तो भारत में भी ऐसा करना चाहिए? ऐसा मेरा मानना नहीं है मैम कि उनको आर्म्स कैरी करने की नीड है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास पुलिस है। और आपस में सर ये जो नहीं, वो लोग जब इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं, सर्चेस करते हैं, तो उनको भी बड़ा रिएक्शन फेस करना पड़ता है। उनके ऊपर पत्थर या कभी गोली भी लगा देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि वो भी एक क्रिमिनल से ही डील कर रहे हैं, वाइट कॉलर क्रिमिनल? तो इसमें मैम मेरा यही मानना है कि जो हम कोऑर्डिनेट अप्रोच के साथ चलते हैं इसमें मैम, और जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, या फिर अगर ऐसा कोई सिचुएशन फेस होता है तो लोकल फोर्स है मैम, उसका हम सहारा ले सकते हैं, जो रेवेन्यू सर्विस वाले हैं। तो मेरा नहीं मानना है कि अभी रेवेन्यू सर्विसेज को वेपनाइज करना चाहिए। ठीक है। एनवायरनमेंट में दो अप्रोच होता है, दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक है प्रिजर्वेशनिस्ट और एक है कंजर्वेशनिस्ट। दोनों में कोई अंतर है? हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन? संरक्षण, परिरक्षण, परिरक्षण और एक संरक्षण। सॉरी मैम, नहीं, अच्छा ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में सुना है? क्या होता है एनर्जी ट्रांजिशन? सॉरी मैम। अच्छा चलिए, मैं इससे हट जाती हूँ फिर। यूके में, ब्रिटेन में और भारत में जैसे हम लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एक इंग्लैंड में हम काउंटी बोलते हैं, यहाँ पे राज्य है। फिर लोकल लेवल पे इंग्लैंड में काउंसिल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। या तो दोनों सेम है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या दोनों में डिफरेंस है? मैम जो सिस्टम ऑफ जो डिफरेंस का एक मेजर जो डिफरेंस है मैम, पॉल्यूशन के पॉपुलेशन के बेस पे है मैम। नहीं, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे इंग्लैंड को नॉर्मली हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं और इंडिया को फेडरलिज्म बोलते हैं। तो क्या बेसिक डिफरेंस है? वहाँ भी काउंटी है, यहाँ स्टेट्स है। ये जो मैम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी का आई थिंक ये मेजर डिफरेंस है मैम दोनों। वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है और हमारे यहाँ पे जो कोऑपरेटिव फॉर्म या जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? उसका बेसिस क्या है? कहाँ से ओरिजिनेट करता है? पावर कहाँ से मिलता है? उनका मैम एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कन्वेंशन है मैम, जो कन्वेंशन एस्टेब्लिश हो रखे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो अपनी पावर वहाँ से ड्राइव करते हैं। जो इंडिया में जो सारी जो हमारी पावर्स का डिफरेंट जो लेवल ऑफ पावर है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन मैम सोर्स है। और वहाँ पे अनरिटन है मैम कॉन्स्टिट्यूशन, जो कन्वेंशन है वहाँ के, उससे पावर ड्राइव करते हैं। इसमें जैसे अगर आपको कोई रीजन के बारे में पूछें तो अफ्रीका में कंफर्टेबल हैं? अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका क्या होता है? मैम ये जो सहारा से नीचे जो रीजन है, साहिल और सहारा के बीच का रीजन मैम, उसको आई थिंक सब सहारन रीजन बोलते हैं। और साउथ अफ्रीका में क्या खासियत है? क्यों न्यूज़ में रहा है साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में अभी जो नेक्स्ट जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी मैम साउथ अफ्रीका करेगा मैम।
अच्छा, और पहले क्यों चर्चे में था? सॉरी मैम, आई एम अ, अनअवेयर। उस अपार्थाइड के बारे में सुना है? फिर थे वो 90s के दौर हाँ, पे। 90s में। Yes, ma'am. हाँ, कौन थे लीडर? मैम पहले ये मूवमेंट को कौन लीड कर रहे मैम थे वहाँ? स्टार्टिंग में लूथली थे, फिर उसके बाद मैम श्री नेल्सन मंडेला जी नेल्सन ने मंडेला। उनको नेल्सन मंडेला और गांधी जी में क्या समानता है? मैम दोनों में जो उनकी अप्रोच थी मैम, टू फाइट इनजस्टिस को मैम, उनकी दोनों अप्रोच सेम थी मैम। नेल्सन मंडेला जी ने श्री महात्मा गांधी जी के जो फुटप्रिंट्स थे मैम उनको फॉलो किया, जो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की जो टेक्निक है मैम, नेल्सन मंडेला ने गांधी जी की टेक्निक को फॉलो किया मैम। और जो रिवेंज वाला हृदय परिवर्तन में नेल्सन मंडेला जी भी हृदय परिवर्तन में विश्वास करते थे, जैसे गांधी जी विश्वास करते थे। ठीक है। थैंक यू मैम। अच्छा, अंत में एक चीज बता दीजिए मुझे, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन पर बात कर रहे हैं। जिस भारत में विधि का शासन है, यस मैम। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन की क्या लीगैलिटी है? Does it go against rule of law? संविधान की परंपराओं से बहुत सारे काम हम करते हैं यस सर। और है विधि का शासन, यस सर। क्या दोनों में विरोध नहीं दिखता? नहीं सर, ऐसा मेरे को नहीं लगता सर, दोनों में क्यों बताइए मुझे? विरोधाभास है। जो हमारे जो संविधान की परंपरा है सर, वो एक रिटर्न है सर। जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो भी आर्टिकल 14 से आया है सर। तो जो भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से हम सब कुछ निकालते हैं सर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन तो लिखित है नहीं कहीं, या है लिखे हुए? सॉरी सर, कोई बात, ठीक है, ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बेटर। थैंक यू मैम। मीडियम चेंज क्यों किया है इंटरव्यू में? सर मैं इतना कंफर्टेबल नहीं मेंस में हूँ। लिखा था तो इंग्लिश तो अच्छी होगी, तभी लिखा नहीं सर, एक्चुअली मैंने इससे पहले 2 मेंस दिए थे 2018 और 19 में, वो अच्छा। हिंदी में दिए थे। था। अच्छा अच्छा तो उसका मेरे को लगा कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज में हूँ मैं। अच्छा। तो उसके बाद मैंने यूपी का मेंस इंग्लिश में लिखा और वहाँ पे अच्छा स्कोर मिला मेरे को। फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मैं, तो इंग्लिश में मैं 1-2 टेस्ट लिखा मैंने, तो फिर इट वाज गुड इन कंपैरिजन टू माय हिंदी। तो थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरे ख्याल से ऑल ऑफ अस एग्री टू से, जैसे आंसर को और सब्सटैंशिएट करने की जरूरत है। ओके सर। फैक्ट से उसको सब्सटैंशिएट करने की जरूरत है, राइट? विद फैक्ट। हाँ, ओके सर। क्योंकि है क्या कि जैसे मान लो कई बार तो हम लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया, जैसे सपोज सर ने कहा कि एनआरसी के बारे में नहीं बताया, एक्चुअली सर वो बोर्ड में वो स्कोप स्पेस नहीं मिलेगी। उसमें आप एनआरसी और आईएलपी से हाँ। आपने बोला कि एनआरसी और ठीक है। आईएलपी था। तो एक तो वो है सब्सटैंशिएशन, आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके सर। और कैसे? हमको लगता है कि अपने पोस्चर में भी ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको, मतलब ऐसा हम लोग को लगा कि ओवर कॉन्फिडेंस आप हैं, तो और थोड़ा हाँ पोलाइटनेस की कई कई थोड़ा सा पोलाइटनेस चाहिए, पोलाइटनेस की जरूरत है। ओके सर। बॉडी लैंग्वेज में भी ऐसा नहीं और- लगे कि मतलब हाँ ये हो Arrogancy सकता show. सर रीजन से भी एरोगेंसी थोड़ा- शो नहीं हो बोर्ड के सामने। हाँ हाँ बॉडी लैंग्वेज है वो सर। सर वो region- रीजन तो जान region बोर्ड के सामने तुम करो क्यों? नहीं, आपकी उस बात- पर इम्प्रूव करने की जरूरत है, ओके सर, आई It's विल उस very पर इम्प्रूव possible. करने की जरूरत है। आपका जो हेयर स्टाइल है ना डिसेबल्ड है, कुछ यूज करें उस दिन, ये जेल तो वेल लगा डूड लुक दे रहा है, मतलब it हाँ doesn't हाँ look ये nice. हाँ Okay, sir. इट शुड बी प्रॉपर्ली मैनेज। हाँ, मतलब जो है ना बढ़िया से तेल वेल लगा कॉम के, कॉम होना हाँ, चाहिए। हाँ, मतलब वो नहीं लगे और कि दूसरा स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन, अरे स्टेट्समैन होता है कि आज से 50 साल बाद की दृष्टि होती है, पॉलिटिशियन होगा लेकिन 50 साल बाद की भी सोच को Vision. हाँ विजन वो हो सकता वो है। लीडरशिप हाँ स्टेट्समैन की हिंदी होती है दूरदृष्टा, हाँ दूरदृष्टा। जो Far दूर sighted. देखता हो, तो far sighted. तो आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई अभी वर्तमान प्रधानमंत्री, तो आप स्वाभाविक रूप से कहेंगे कि वो पॉलिटिशियन भी है स्टेट्समैन भी हैं, तो उस तरीके से अंतर आपको स्पष्ट करना नेहरू होगा। के बारे में भी बोला हाँ जा नेहरू रहा के है। हाँ नेहरू के बारे में बोला है, हाँ स्टेट्समैन थे। Statesman. और ना वॉइस तुम्हारा एंड ऑफ द सेंटेंस ड्रॉप कर जाता है थोड़ा। Okay, ma'am. थोड़ा सा मतलब ये हाँ, कर लो, पिच consistency- बढ़ा लो थोड़ा, पिच थोड़ा बढ़ा सा। लो थोड़ा सा। ठीक है सर। बाकी ठीक है, ओवरऑल ठीक है, हाँ। इसकी दिक्कत नहीं। ऐसा और- कोई बहुत ऐसा कोई तुमको ब्लंडर कुछ नहीं पूछना है। है तो पूछो। बस सर ये मेरा स्टेट्समैन वाला, और इसमें थोड़ा सा हाँ। मैंने जब आंसर किया तो मैंने खुद ही समझ गया था कि ये गड़बड़ा फंस गया। हाँ ऐसा कोई तो- ब्लंडर नहीं है, हाँ ब्लंडर नहीं है। ये सब तो इम्प्रूवमेंट की चीज है कि लेट अस नॉट टेक। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो उसको आगे बढ़ जाना है, उसको ये होने नहीं देना है, मतलब नर्वस नहीं अभी होना। नहीं। हो गया, गलत हो गया क्या है?
होता है। और ब्रिटेन और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर, ये फेडरलिज्म है, जो स्टेट्स हैं क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका साइज और ये एग्जिस्टेंस मिटा नहीं सकते। ब्रिटेन में वो मर्जी है पार्लियामेंट की, वो काउंसिल को, काउंटी को मिटा सकता है, छोटा कर सकता है, मर्ज कर सकता है बहुत इजीली। ठीक है। ओके कब है आपका इंटरव्यू? सर 9 फेब को है, इससे पहले मेरा 31 जनवरी को भी इंटरव्यू है हरियाणा सिविल सर्विस का सर। ओह अच्छा हाँ 2। अच्छा, हो गया कम? क्या सर? हरियाणा सिविल सर्विस में ऑलरेडी सेलेक्टेड? सर मैं यूपी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, हरियाणा में भी मेरा इंटरव्यू है सर 31। तो 9 को यहाँ सर्विस कमीशन में डोमिसाइल नहीं ना, होता ना, है। नहीं, नहीं, अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, all the ओवरऑल best. अच्छा है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।